उमा, प्रधानमंत्री का जो ये वक्तव्य था, ये बयान उन्होंने किया, भरोसा बनाने की कोशिश खासतौर से उन परिवारों को जो हमारे जाबाज हैं, जो जिनको हमने खोया है, 20 जाबाज जवान, क्या अहम आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री के इस संदेश से निकल कर आता है? जी देखिए निधि, प्रधानमंत्री का ये संदेश है, ये उन विपक्षी पार्टियों को एक साधने की कोशिश है जो लगातार सवाल पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली वहां पे हो क्या रहा है। देखिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला जो भाषण है वो दिया, एक संबोधन जो है वो दिया, लेकिन टेक्निकल आधार पे प्रधानमंत्री के इस भाषण की जो एक चीरफाड़ है वो होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के क्षेत्र में चीन नहीं घुसा है और भारत के किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं किया, पोस्ट पे कब्जा करने की बात कभी कही नहीं गई है किसी भी तरफ से। ये कहा गया है कि जो एलएसी को लेकर परसेप्शन का डिफरेंस है और जहां तक हम मानते हैं कि हमारी टेरिटरी है, वहां तक चीनी घुस आए हैं। और जब ये 15 तारीख की जो बात है वो तब हुआ जब वहां पे उन्होंने जो स्ट्रक्चर रेज किया था उसको हटाने के लिए भारत की तरफ से सैनिक गए थे। तो ये बातें जो है, जो वहां के जानकार हैं और जो वहां से रिपोर्ट निकल कर आई है, वो उसके आधार पर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि भारत की जमीन को कब्जा में नहीं लिया है चीन ने, और किसी पोस्ट पे, मैं फिर से बता रहा हूं, पोस्ट की बात कभी नहीं थी। तो जब भारत की किसी जमीन पे या भारत के किसी हिस्से पे वो चढ़कर आए नहीं है, फिर तो मामला खत्म हो गया, फिर तो कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है चीन के साथ, किसी तरह के राजनयिक कोशिश की जरूरत नहीं है, सैन्य कमांडर की जरूरत नहीं है। मतलब एक विवाद वहां पर है। हालांकि मैं फिर ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधन दिया है वो एक भरोसा बढ़ाने वाला है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो भारत की सेना सक्षम है, ताकतवर है, और वो हमेशा से रही है। तो ये एक उनके भाषण का एक जो पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है, लेकिन जहां तक टेक्निकल बात है तो इनके इस भाषण की पड़ताल जरूर होगी। निधि, उमा, इसको हम टेक्निकल भी ना समझे, सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तो संदेश दे ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में वो संदेश देना चाहते हैं। तो जब दुनिया भर में वो संदेश देना चाहते हैं तो हम सब एकजुट हैं, लेकिन जब हम अपने देश में किसी भी चीज़ का आंकलन करेंगे तो हम सवाल उठा सकते हैं। तब हम समझने की गहराई से कोशिश करेंगे कि क्या हुआ होगा, क्या हम अपने जो 20 जवान हमारे वीर गति प्राप्त हुए, क्या उनको हम बचा सकते थे, या हमारी सरहद पर किस तरह से ज़मीनी स्थिति है। क्या कुछ जिस तरह से आज विपक्षी दल की बैठक हुई और आप लगातार उस पर नज़र रख रहे थे, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने कहा कि देखिए ये देरी से बुलाई गई बैठक है। उनका ये कहना था कि पहले ही बुलाई जानी चाहिए थी, मई से जून में 6 जून को ये हमारी जो कोर कमांडर्स की बैठक हुई, उनका ये कहना था कि देरी से बैठक हुई। जरा थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव में डालिए, क्यों विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है? जी देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष की जहां तक बात है तो उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि जब 5 मई को ये जानकारी सामने आई थी और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो ये मांग कर रही थी कि सरकार जो है ऑपोजिशन पार्टीज को ब्रीफ करे, भरोसे में ले। तो उनके कहने का ये मतलब था कि जो 6 तारीख को सैन्य कमांडरों की जो बैठक तय हुई चीन के साथ, उस बीच का जो वक्त है वो जाया गया और उस बीच में भी ये कोशिश हो सकती थी। और अब जब ये बैठक हुई है तो सोनिया गांधी ने कई सारे सवाल पूछा कि ये कब हमारे सीमा में घुसे और कब सरकार को जानकारी मिली, क्या ये इंटेलिजेंस की फेलियर थी, क्या हमें सैटेलाइट इमेजिनरी से के जरिए पता चलता रहा, जो जो मूवमेंट होता है वो पता चलता रहता है। तो कई टेक्निकल सवाल सोनिया गांधी ने पूछे और साथ में ये भी कहा कि चुनौती किस घड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है वो देश और सेना के साथ है। इसी तरह शरद पवार ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने 1993 के अपने उस अनुभव का हवाला भी दिया जब वो जो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था, जो कि एक मूल आधार है जिसकी वजह से किसी भी तरह का एस्केलेशन नहीं होता था। दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो आती थी पेट्रोलिंग के लिए, और उस तयशुदा मापदंड के जरिए अगर कोई कहीं आपस में टकराता भी था तो एक दूसरे को बताकर, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था है कि अगर 2 पेट्रोल पार्टी मिलेगी तो एक दूसरे को बताएगी कि आप हमारी टेरिटरी में हैं, और वहीं से लौट जाना तय हुआ था। तो खैर, उन सब बातों का हवाला देते हुए शरद पवार ने भी अपनी बातें रखी। ममता बनर्जी ने आर्थिक रूप से चीन की घेरेबंदी की बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे पूछती रहूंगी, क्योंकि आज मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी से बात कर रहा है। हम सबको पता है आज जिस तरह से आधिकारिक तौर पर एक तरह से जानकारी सामने आई कि जो 10 हमारे सैनिक थे, जिनमें 4 अधिकारी लेवल के सैनिक के थे, वो चीन के
उसमें आ गए थे और फिर हमारे बड़े स्तर के अधिकारियों, सेना अधिकारियों के बीच बातचीत चलती रही और फिर उनको छोड़ा गया। तो ये इस पे भी सवाल उठे थे, इस पे भी जानकारी नहीं आई थी सरकार की तरफ से कि भाई जब हमारे सैनिक 20 अपनी जान गंवाते हैं तो क्यों, कैसे गंवा देते हैं। अगर पॉलिसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि भाई आप हथियार नहीं भी रखेंगे तो किस तरह से उनके हाथ में क्लब्स थे जिसमें तार बंधे हुए थे, उस पर भी कोई साफगोई नहीं हुई। तो तमाम सवाल थे जो विपक्ष भी पूछ रहा था, पत्रकार भी पूछ रहे थे, आम लोग भी पूछ रहे थे, जो हमारे जवान वीर गति प्राप्त हुए उनके परिवार भी पूछ रहे थे। भाई जमीनी स्थिति क्या है वो सामने रखी जाए। तो ऐसे में आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ शायद किसी भी मीडिया ने नहीं बताया कि 10 हमारे जो सैनिक से जुड़े हुए लोग हैं, सेना से जुड़े हुए लोग हैं चीन के कब्जे में, लेकिन जब वो ठीक ठाक निकल कर बाहर आ जाते हैं उसके बाद ये बात जाहिर की गई। तो अपने आप में बहुत पेचीदा स्थिति रही होगी जिससे निकलकर बाहर आए हैं। तो अपने आप में इस कठिन परिस्थिति में किस तरह की और बातें उठी हैं इस सर्वदलीय बैठक में, क्योंकि ममता बनर्जी का जिनका आप जिक्र कर रहे थे उन्होंने कहा कि हैं सवाल लेकिन हम नहीं चाहते कि सार्वजनिक तौर पर तमाम चीजें और बोली जाएं। क्या क्या और मूल निकल कर आया? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि उन्होंने आर्थिक तौर पे चीन को घेरने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की जो सरकारी परियोजना है उसमें चीन के से जो आयात करके हम सामान लगाते हैं वो रोका जाए। उन्होंने ये बात जरूर कही कि इंटरनली हम पूछेंगे, हमें जो पूछना होगा। आपको पता है कि ये कोई बंद कमरे की बैठक नहीं थी तो बंद कमरे की, लेकिन क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी तो उसमें वो प्रिवेसी नहीं रहती है, क्योंकि अगर किसी नेता के यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो रही है तो उनके कुछ स्टाफ भी उन बातों को सुन रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें जो गोपनीयता वाली बातें हैं वो नहीं उठ सकती थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो संसदीय समितियां होती हैं जो कि रक्षा मामलों की होती हैं या विदेश मामलों की होती हैं, उनकी जो बंद कमरे की बैठक होती है तो उनमें उन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की एक लायबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि उस बंद कमरे के अंदर जो बात की जाए वो बाहर आके ना कही जाए। तो बहुत संवेदनशील ये मामला है, ये सभी जानते हैं। और इसलिए आपने देखा कि तमाम पार्टियां अपनी बात कहने के साथ साथ ये भी कहती हैं कि हमें बिल्कुल इस बात से ऐतराज नहीं है कि सरकार क्या कदम उठाए। सरकार जो भी कदम आगे उठाएगी, हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को उसके साथ बता रही है, सेना के साथ बता रही है और देश के साथ बता रही है। जो आपने जिक्र किया कि किस तरह से वहां पे ये इस तरह के मामले हुए, वो जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, ये समझा जा सकता है कि क्योंकि अगर आपके सैनिक कैप्टिविटी में हैं, उनको पकड़ के रखा है तो उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उस समय तक उस जानकारी को उसको संभाल कर रखा गया, उसमें गलत नहीं है। लेकिन जो डिनायल मोड में सरकार रहती है और ये जताना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, निगेट करना चाहती है, शायद उसकी जरूरत नहीं है। वो इसलिए भी कि देखिए, अगर आपका कोई दुश्मन देश है, उसने क्या किया आपके साथ उसको पता है और वो चाहे तो अपने तरीके से प्रोपोगेट भी उसको कर सकता है और आगे भी करेगा। इसलिए जब ये आज जानकारी आई चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि हमने किसी को कैप्टिव नहीं बनाया था, तो एक वर्ग को ये लगा कि ये एक गलत खबर थी। लेकिन आप ये समझिए कि चीन जो है वो टेक्निकल आधार पर बात कर रहा था। जब उसकी तरफ से बयान आया तब तक वो जो सैनिक है उनको वो छोड़ चुका था, नेगोशिएशन के बाद 3 दौर की बातचीत हुई, उसके बाद छोड़ चुका था। और एक छोटी सी बात और कि जब कल विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी कहा था कि कोई नहीं है, यानी कि उस समय तक वो रिहा कराए जा चुके थे। तो टेक्निकलिटीज अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना सारा कुछ स्टेक पे है और इतना ज्यादा जो तनाव बढ़ा हुआ है, फिर आखिर किस बात को लेकर है। अगर हम ये कहें कि वहां पे कुछ भी चीन ने नहीं किया और किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, किसी तरह से वो हमारे अंदर नहीं आया है, तो फिर इतना जो घमासान मचा हुआ है वो किस बात को लेकर? बिल्कुल, हमारे साथ संकेत उपाध्याय और राजीव रंजन हमारे 2 और सहयोगी जुड़ गए। संकेत, आप कुछ बिंदु हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपसे मैं समझना चाहूंगी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई हमारी घुसा नहीं, आप क्या इससे आश्चर्यचकित हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा, या टेक्निकली इसे हमें समझना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो संदेश था इस ऑल पार्टी मीटिंग के पीछे, वो एक राजनीतिक संदेश देना था कि हम चीन से निपटने के लिए, देखिए सीमा पर एक समस्या है, इससे कोई नकारता नहीं है। सरकार भी इस मीटिंग के माध्यम से यही बताना चाहती है कि समस्या तो है,
20 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आगे चल के क्या किया जाए, मेरे ख्याल से एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया जाए। आज महीने 1.5 महीने बाद ही सही, लेकिन एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की ओर एक पहल की गई है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में और जो हमें जो जानकारी मिली है उसमें यह भी जिक्र किया है कि हो सकता है आगे चल के भी इस तरीके की बैठकें और हों। एक जो महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने बोली निधि, जो यहां बताना बहुत जरूरी है, जिसको हमने यहां पर एनडीटीवी पे ब्रेक भी किया था दोपहर में, उनका यह कहना है कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है क्यों हो रहा है, सीमा पर इस तरीके का तनाव क्यों हो रहा है। उनका एक्सप्लेनेशन ये है, भाई एक तो तरीका ये है समझने का कि शायद हम कमजोर पड़ गए, इंटेलिजेंस फेलियर हो गई, उस वजह से हमारे जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री का यह मानना है कि नहीं, इसका एकदम विपरीत हो रहा है और यह आगे और भी होगा, यानी कि अभी सीमा पर और तनाव बढ़ सकता है। उनका यह कहना है कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की है। जो निर्णय जिसके लिए पहले मुंह दिल्ली ताकना पड़ता था, ऐसा सरकार का दावा है, वो निर्णय अब स्थानीय लेवल पर ही किए जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और सड़क बना रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, पेट्रोलिंग बढ़ गई है, शस्त्र ज्यादा मुहैया कराए जा रहे हैं, और वो सारी चीजें हो रही हैं जो कि चीन को दरअसल खटकेगी। इस वजह से जो तनाव है, जो फ्रिक्शन है, जो कॉन्फ्रंटेशन है, उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनका यह मानना है कि अब चीन भी ये चीज समझ रहा है कि अब स्टेटस को वाली स्थिति नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से राजनीतिक दलों को भी और देश की जनता को भी आगाह करने की एक कोशिश की कि आप मान के चलिए कि जिस तरीके से हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहेंगे और अपनी सीमा को गार्ड करेंगे, जिस तरीके से हो सकता है आगे चल के ये चीन की आंखों में किरकिरी बनी रहेगी और इस तरीके की और स्कर्मिशेस या और लड़ाई होना लाजमी है। तो उन्होंने एक तरीके से देश को और राजनीतिक दलों को पहले से ही आगाह करके प्रिपेयर कर दिया है। पर मैं बार बार ये कहता हूं निधि, ये उनका दावा है, ये सरकारी दावा है। बिल्कुल संकेत, जो आपने कहा कि ये सरकारी दावा है और प्रधानमंत्री ने तमाम, ये जरूरी भी था क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री जो हुआ, स्थिति जो हुई, परिस्थितियां बनी, वहां पर देश को एक भरोसा दिलाने की जरूरत थी। जो तमाम आम आदमी था, हमने देखा किस तरह से लोग सड़कों पर निकल आए थे, वो कह रहे थे चीनी सामान का बॉयकॉट कीजिए, चीनी आप खाना नहीं खाइए। हमने देखा लोगों को कि बहुत कितना रोष बन रहा था। लेकिन अपने आप में क्या हम इसको अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, इस ऐसे पड़ोसी से मुकाबले के लिए बहुत अहम है। राजीव, आपके मन में क्या सवाल है जो अब आपने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना? देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन में जो मुझे जो कम से कम सबसे अच्छी बात लगी, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देश जो है उन सैनिकों के साथ है जिन्होंने अपने सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान गंवा दी। सबसे बड़ा बात है कि जो सेना के जवान वहां तैनात है, उनका मोराल बूस्टिंग करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, उनका हौसला कहीं न कहीं जो 20 जवान जो हमारे देश के लिए उन्होंने जान दी है, तो कहीं उनके हौसले पर असर पड़ा है। उनका हौसला सबसे बढ़ना जरूरी चीज है ताकि वो सरहद की हिफाजत कर पाएंगे। इससे पहले संकेत ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, सुविधाएं लगातार बढ़ रही है, हथियार और ज्यादा बढ़ रहे हैं, कई ऐसी चीज किए जा रहे हैं जो पहले नहीं थे। और ऐसा नहीं कि ये सारे काम जो है ये एनडीए रिजीम में किए जा रहे हैं। पिछले 15-20 साल से अगर देखें तो ये लगातार जो है न केवल एलएसी पर बात करें, सड़कें बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बल्कि जो एयर स्ट्रिप से नए खोले जा रहे हैं और वो सारे चीन को खटक रहा है। ये सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री की, कई सारी बातें जो पहले नोटिस में नहीं आते थे आज वो नोटिस में आ रही है। लेकिन कई सारे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो एड्रेस जो किया गया ये आम लोगों को एड्रेस किया गया, नेता जो राजनेता उनको एड्रेस किया गया। लेकिन कई सारे सवाल है जिस पर उठना लाजमी है। जैसे उमा थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर हमारे सीमा में नहीं घुसे तो फिर विवाद आखिर क्यों है। तो कई सारे सवाल है कि जिसका जो टेक्निकल सवाल है, जिसको लेकर कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि सही भी कहें, गलत भी कहें, दोनों चीज, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब देना भी जरूरी है। और संभवतः सेना या सरकार के रक्षा मंत्री जब बात करेंगे तो इन सारे बातों का खुलासा होगा। बिल्कुल संकेत, जो आपने बात जिस वाक्य से शुरू की थी कि एक राजनीतिक संदेश है और देश भर को ही नहीं पूरी दुनिया को, तो प्रधानमंत्री कई जो अहम शब्द थे वो अंग्रेजी में बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि भाई पीस और फ्रेंडशिप भारत चाहता है, दोस्ती और शांति भारत चाहता है, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी से समझौता नहीं करेगा, यानी हमारी संप्रभुता से
हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये साफ तौर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो तमाम चीजें कही कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलिंग हमारी बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि हम फाइटर प्लेन्स की हम बड़ा फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम, ये तमाम जो चीज वो शब्दों के प्रयोग कर रहे थे, वो शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने आप को मजबूत मानते हैं। ये जो आपने ये चीज बड़ी सटीक पकड़ी निधि, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल है जो कि शायद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग सुन रहे हों उनको भी समझ में आए। कुछ तो जो आपने सुना और जो ये एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI से जो एक फीड आई प्रधानमंत्री की, ये उनका पूरा भाषण नहीं था। उनके पूरे लंबे भाषण में जो करीब 30 मिनट का था, उसमें उन्होंने डिप्लॉयमेंट एक अंग्रेजी का शब्द यूज किया, एक्शन, काउंटर एक्शन, इन शब्दों का इस्तेमाल किया, कैपेबिलिटी शब्द का, ये शब्द अंग्रेजी के जितने शब्द प्रयोग किए वो सब बड़े जरूरी हैं। कैपेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, सेक्टर्स में साथ में मूव करना फोर्सेस का, इस शब्द का प्रयोग किया, फाइटर प्लेन्स जैसे कि आपने जिक्र की, LAC, कैपेसिटी, मॉनिटर, रिस्पांस, ये सारे शब्द अंग्रेजी में थे। ये मैसेज जितना जरूरी था राजनीतिक दलों के लिए, उतना ही देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये तो हो गई बात जो वो संदेश देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री हैं, अपनी सरकार का बखान ही करेंगे और यही गिनाएंगे कि हमने कुछ करना चाहा, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसकी वजह से ये तनाव हो रहा है, हम कमजोर नहीं हैं, हम और मजबूत हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जो शायद प्रधानमंत्री की इस भाषण में छूट गए, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। मसलन हमारे सैनिक जो हैं, जो वहां पर जवान गए, उनके हाथ में हथियार क्यों नहीं थे और उनको किस चीज ने बाध्य किया कि वो अपने हथियार ना इस्तेमाल करें। सरकार का यह कहना है कि हथियार थे, पर एक करार है, एक अनस्पोकन रूल है चीन और भारत में कि हम हथियार नहीं इस्तेमाल करते हैं जब बॉर्डर पेट्रोलिंग करें। लेकिन ये करार चीन ने तो तोड़ दिया। चीन ने तो हमने देखी कुछ तस्वीरें आई हैं कि किस तरीके से लोहे की रॉड पे कील चिपका करके लाए थे और उससे कैसे बेरहमी से मारा। तो ये जो कूटनीति है, जो भारत और चीन के बीच की कूटनीति है, उसका दबाव हमारे सैनिकों पर या जवानों पर क्यों हो, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब शायद इस ऑल पार्टी मीटिंग में अभी तक सरकार ने नहीं दिया है कि अगर वाकई हमारे जवान आजाद हैं अपने हाथ से फैसला लेने पर, तो उनके ऊपर किसी भी किस्म का कूटनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि चीन किसी भी किस्म का हथियार लेकर के आ सकता है, तो हमारे जवानों को भी पूरा हक होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक जाकर के अपना बॉर्डर सिक्योर करें। उमा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, अभी संकेत ने भी बात उठाई कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, क्या पता जो ये सर्वदलीय बैठक हुई है इसमें भी सहमति ली गई हो, क्या हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बदलें या सरकार अपने स्तर पर कर सकती है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, 2 तस्वीरें भी कल आई थी और उस पे सैटेलाइट इमेजरी थी और उसमें दिख रहा था कि किस तरह से चीन की तरफ से काफी डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहां तक लग रहा था कि क्या बुलडोजर लाकर वो जो गलवान नदी है उसका बहाव बदलने की कोशिश कर रहा है चीन। और उस लिहाज से भी सवाल उठेंगे, हमारे सैनिकों के हाथ में क्या था, या उनके पास क्या वो महफूज रह सकते हैं, क्या उनके पास अधिकार हैं, सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है, इस पर क्या आप रोशनी डालें। जी देखिए निधि, 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जब 2-3 लाइन में जब सीएम की बैठक के पहले बातें कही थी, वो भी बहुत एक स्ट्रांग मैसेज था। और एक ऐसे मौके पर जब भारत और चीन ने भारत के सैनिकों पे हमला किया हो और 20 जान ली हो, वैसे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो किस भाषा में बोलते हैं वो मतलब नहीं रखता। अगर वो हिंदी भाषा में भी बोल रहे हैं तो पूरा देश जो कि इन सामरिक महत्व की बातों को समझता है, वो उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके और समझता है। जैसे कि हम लोग चीन की तरफ से जो बयान आता है तो हम भी और जो भी भाषा के जानकार हैं उन बयानों को पढ़ते समझते हैं और उसका एक अर्थ निकालते हैं। तो भाषण में 4 अंग्रेजी के शब्द थे या 10 अंग्रेजी के शब्द थे, ये ज्यादा
इस लिहाज से मायने नहीं रखता कि आप किसको मैसेज दे रहे हैं। मैसेज जो आप दे रहे हैं, जिस भी भाषा में दे रहे हैं, दुनिया को जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेक्निकलिटीज की बात आती है कि जो फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर जो सारी बातें हैं, और जो मिलिट्री के जानकार हैं, जो मिलिट्री पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सामरिक चीजों पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, कई सारे उसमें पूर्व फौजी हैं। अब आप जनरल पनाग की बात ले लीजिए, उन्होंने भी कई सारे सवालात उठाए हैं, बहुत सारे ऐसे जिनका बैकग्राउंड आर्मी का है। उन सवालों का जवाब कहां से आएगा कि आखिरकार फिर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ा क्यों, इस तरह की नौबत आई क्यों? संकेत सही कह रहे हैं कि ये इन सवालों का जवाब नहीं निकलकर सामने आया है। संकेत का ये भी कहना सही है कि एक राजनीतिक एक तरह से ये संबोधन था, और क्योंकि सबों को भरोसे में लेना है, नेतृत्व को मजबूत दिखाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेतृत्व को मजबूत हमेशा दिखना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। लेकिन बात जब उठकर आती है कि आखिरकार जब चीन हमारे बरक उठ के यहाँ खड़ा हो गया, और जो सैटेलाइट इमेजिनरी की बात आप कर रही हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि किस तरह का एक भारी डिप्लॉयमेंट चीन की तरफ से हुआ है, और उन इलाकों में हुआ है जहां पे वो गलवान वैली में आके जम गया है। और ये भी कहा जा रहा है जानकारों की तरफ से कि वो उसकी कोशिश ये है कि उस सड़क को जो दौलत बेग ओल्डी को जाती है, उस पर लगातार निगाह रख सके, इसलिए वहां हाइट पे आकर बैठ गए हैं। तो इन सब बातों की हम तो ये तो उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि इन सब डिटेल्स में जाकर इस एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री सब कुछ बताएंगे। लेकिन हाँ, जरूर इसमें जब रक्षा मंत्री ने बोला होगा तो कुछ पार्ट वो बताया गया होगा जो हो सकता है कि सार्वजनिक न किया जाए। कुछ विदेश मंत्री ने अपनी तरफ से बताया होगा कि राजनयिक मोर्चे पे क्या कुछ हो रहा है। हो सकता है उसमें से कुछ बातें सामने आए, कुछ बात ना आए जो संवेदनशील प्रकृति की बातें हों। तो कुल मिलाकर जो आज का लबोलुआब ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज के सवाल थे, उनको प्रधानमंत्री ने एक हद तक उनके शको सुबह को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन जो मोर्चा खुला हुआ है वहां पर अभी, उसको लेकर तमाम सवालात अभी भी हैं, और आने वाले समय में किस तरह से उससे निपटा जाता है, उससे उसके जवाब निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, कई तकनीकी सवाल हैं जो बने हुए हैं। और अगर आप राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँ और आपसे समझना चाहूँ, बहरहाल हमारा जो एक सैनिक सरहद पर मौजूद है, उसके हौसला अफजाई की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से रोड्स बन रही हैं, उसके लिए साजो सामान अब आसानी से पहुँच रहा है। लेकिन आज ही सौरभ शुक्ला जो गए हुए हैं ले, वो बता रहे थे वहाँ पे जो लोग थे उनका ये कहना था कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर अभी ठप है। वो शायद सुरक्षा के लिहाज से कुछ दिन के लिए बंद किया होगा, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़रूरतें उस इलाके की जो हैं उस पर अभी और तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर हम जागे हैं चीन से लगी सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए, तो 15-20 साल में कर सकते हैं, जागे हैं। और ये जो बीआरओ की जो सड़कें जो बनने शुरू हुए, 72 रोड जो है बनाने का उनको काम दिया गया है, और लगभग जो कर सकते हैं कि 62 रोड जो है लगभग वो काम पूरा हो गया है। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए और जिस तेजी से चीन ने काम किया, उसके तुलना में हमारा काम की जो रफ्तार है बहुत कम है। उसके पीछे 2-3 वजह हैं। जो चीन का जो इलाका, जो पठारी इलाका है, वहां पर काम बहुत आसानी से हो सकता है, बिल्कुल जो बॉर्डर तक सड़क आ गई। लेकिन जो हमारा इलाका है, खासतौर से आप अगर वहां पर काम करने जाए तो कई सारे मौसम जो है आड़े आ जाता है, और बारिश वगैरह की वजह से सड़कें वगैरह बनाना बहुत आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और जहां तक रही सेना की अगर बात आपके कर सकते हैं, तो वहां आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर घटना के पृष्ठभूमि में जाए तो 6 जून को जो है जो वहां के बिल्कुल एक मेरे पास समय मुझे बताया जा रहा है राजीव, आपने अपनी बात रखी है। उमा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जो चीन का जो रुख है, वो अपने आप को जिस तरह से तिब्बत को अपना दाहिना पाम मानता है, और जो 5 फिंगर्स उसकी कही जाती हैं लद्दाख के ऊपर, अरुणाचल, इन सब पे अपना वो अधिकार एक तरह से मानता है, उसकी एक पुरानी उसकी एक थ्योरी अपने आप में रही है। उससे पार पाना, उसको समझाना, वो बहुत अहम है हमारे देश के लिए, और वो एक एक कदम बढ़ाकर ही उसको पार पा सकेंगे हम। जी बिल्कुल निधि, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं कि ठीक 20 साल पहले मैं उस इलाके में गया था जहां ये सब कुछ अभी हो रहा है, पैंगोंग त्सो के पास।
थाकुन ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, जो हमारी तरफ से वहां पे एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, और वहां से हम आसपास के इलाकों पे निगाह रखते हैं, पूरे पैंगोंग त्सो पे वहां से निगाह रखते हैं। उस समय तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो बहुत ही खराब था। तांग से एक जगह है जहां पे ब्रिगेड, जो दुनिया का हाईएस्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहा जाता है, वहां से 80 किलोमीटर चुसूल था, जहां पे जाने के लिए हमारे पास सड़क नहीं थी। मैं एक कंपैरिजन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय जो 3 टन जो ट्रकें जाती थी आर्मी की, उससे जो निशान पड़ते थे, उसी ट्रैक को फॉलो कर करके हम चुशूल तक पहुंचे थे। उसके बाद जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो शुरू हुआ। पिछले 15 साल से वहां पे काम शुरू हुआ था, और अभी और ज्यादा उसमें तेजी आई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आपने बिल्कुल ये सही कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे मजबूत करके ही चीन को काबू पा सकते हैं। एक अहम बात यह है कि बिल्कुल संकेत में बात की 99 में चीन ने वो ट्रैक खींचा था। बिल्कुल 99 में चीन ने वो ट्रैक तब खींचा था जब हमारे पास वहां पे ज्यादा अच्छा डिफेंस नहीं था और करगिल में हम फंसे हुए थे। अब उसी ट्रैक को उसने एक सड़क के तौर पे उस ट्रैक को भी तब्दील कर लिया है। तो एक जाहिर सी बात है कि चीन ने जो अपनी तैयारियां पहले से शुरू की, हम थोड़ी देर से शुरू हुए, लेकिन अभी भी वही बात है कि हम सतत तौर पे कोशिश करते हुए, और जैसा कि संकेत, बस एक मुझे अंत में आपसे एक सवाल पूछना है। जी उमा, संकेत, मुझे आपसे एक अंत में सवाल पूछना है कि आज हम जो दृश्य दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं आर.के.एस. भदौरिया जी, वो आज गए अचानक 2 दिन के लद्दाख के दौरे पर हैं। नेपाल में हुआ जो हम सब समझ रहे हैं क्या हुआ। क्या इस समय हम अपने पड़ोसियों से जो कूटनीतिक तौर पर कहें या जो स्थिति है उसमें हम दबाव में हैं? निधि, इसको समझाने का एक सबसे आसान तरीका है एक शब्द में, यथास्थिति को बदला गया है। और जब जब यथास्थिति बदली जाएगी तब तक तनाव होगा। इस पर भयंकर आलोचना हो रही है सरकार की कि ये कैसी आपकी रणनीति है कि कहीं भी अगर आप देख लें और किसी भी नेबरिंग देश के साथ आपके संबंध जो हैं वो थोड़े से डामाडोली लगते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन सरकार की तरफ से, इसका जो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आ रहा है वो यही है कि वो कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमारी कूटनीति हो उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, हमारी रणनीति हो, हमारी सेना की नीति हो, वो सारी चीजें अब बदली जा रही हैं। सही मायने में बदली जा रही हैं, बदल करके उनसे अच्छा ही होगा, ये सारी चीजें डिबेट का मुद्दा है। लेकिन आज के प्रधानमंत्री के भाषण से अगर हम कुछ सुध लें, अगर उससे हम कुछ कंक्लूजन निकालें, तो उनका ये मानना है कि भारत अपने आप को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। और ये जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, पाकिस्तान को पसंद जाहिर सी बात है नहीं आएगा। नेपाल का रुख ऐसा क्यों हुआ, वो भारत की नीति की कमजोरी नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। वो चीन का दबाव है नेपाल के ऊपर जिसकी वजह से वो इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जब हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं यथास्थिति बदलने की, क्या हम जरूरत से ज्यादा कोशिश कर दे रहे हैं? क्या सरकार जरूरत से ज्यादा दम खम लगा दे रही है जिसके चलते उसको फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है? और ये नुकसान कब तक होगा? मेरा ये मानना है कि आज की मीटिंग में जो टफ पोजीशन दिखाने की कोशिश की कि हम मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, उस सब के पीछे बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब नहीं मिला है इस ऑल पार्टी मीटिंग में, और उन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, और शायद धीरे धीरे हमें जवाब मिलेंगे भी। आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया।